हे वियर्स माई सेल्फ हर्षिका। तो मैं आपको आपके एमडी डिपार्टमेंट से कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूँ, जिसके लिए अब हम पहुँच गए हमारे पेपर नंबर 4 के यूनिट नंबर 4 पे। इसके पहले के सारे पेपर और सारे यूनिट्स कवर कर चुके हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधा शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज़। इसमें हमें मेनली अटेंशन के बारे में पढ़ना है, परसेप्शन के बारे में पढ़ना है, देन मेमोरी के बारे में, देन इंटेलिजेंस के बारे में, जिसके अंडर में हम गार्डनर्स की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे। एंड लास्ट में हमें मोटिवेशन के बारे में पढ़ना है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ये बहुत ही ईजी यूनिट है, तो हम इसको स्पीड से कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम आते हैं हमारे 4.1 की तरफ, जिसका नाम है अटेंशन। अटेंशन का कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन इन अ क्लासरूम। इन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो हम डायरेक्ट शुरू करते हैं हमारे अटेंशन की डेफिनेशन से। वी यूज़ द वर्ड अटेंशन फ्रीक्वेंटली इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन। हम हमारी डेली की कन्वर्सेशन में भी अटेंशन वर्ड का यूज़ काफ़ी बार करते हैं। ड्यूरिंग लेक्चर्स इन द क्लासरूम अ टीचर कॉल्स फॉर अटेंशन टू व्हाट ही इज सेइंग और व्हाट ही राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। अगर आपने नोटिस किया होगा तो क्लासरूम में टीचर भी काफ़ी बार कहती है अटेंशन प्लीज़, जब वो किसी भी टॉपिक को करवा रही होती है या फिर बोर्ड का यूज़ करके कुछ भी आपको समझा रही होती है। तो वो अटेंशन से उनका क्या मतलब होता है। एट अ रेलवे स्टेशन और पब्लिक प्लेसेस अनाउंसमेंट स्टार्ट विद योर अटेंशन प्लीज़। किसी भी पब्लिक प्लेसेस पे, वेदर इट इज़ रेलवे स्टेशन और वट एवर, कहीं पे भी कोई भी अनाउंसमेंट होने वाली होती है तो उसकी शुरुआत होती है योर अटेंशन प्लीज़। आप मेट्रो में ट्रैवल करते होगे, उसमें भी यही होता है, योर अटेंशन प्लीज़। फिर हमारी अनाउंसमेंट आगे प्रोसीड की जाती है। बिफोर इन्फॉर्मिंग द पैसेंजर्स अबाउट द शेड्यूल ऑफ द ट्रेन। Thus, attention is taken as a power, capacity or faculty of our mind which can be turned on or off at will or something in kind of form that can be lent or given to that situation. मीन्स हम अपने माइंड की पावर को, कैपेसिटी को और फैकल्टी को उस तरफ कह लो मूव कर देते हैं, या फिर उस तरफ ध्यान देते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अटेंशन देते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में या फिर उस पर्टिकुलर टाइम में। उस चीज़ को अटेंशन कहा जाता है कि हमारा दिमाग, हमारी आँख, नाक, सब कह लो, आँख, नाक, कान, हम सारे सेंसेस से हमारा माइंड उस चीज़ पे ही पूरा फोकस कर रहा है, उस मूवमेंट पे, उस कॉन्सेप्ट पे, उस चीज़ पे। इस चीज़ को अटेंशन कहा जाता है। एंड मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तो आपको आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे लग रही होगी, तो आप प्लीज़ एडजस्ट करना। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो अटेंशन इज़ अ सेंट्रल प्रोसेस एंड परसेप्शन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट अटेंशनल प्रोसेसेस। दिस मीन्स अटेंशन प्रीसीड्स परसेप्शन। अब इस लाइन से हमें क्या पता चला कि जो अटेंशन है ये एक सेंट्रल प्रोसेस है। अटेंशन के बिना परसेप्शन नहीं किया जा सकता है। परसेप्शन सेकेंड स्टेप है, अटेंशन फर्स्ट स्टेप है। अटेंशन हमारा सेंट्रल प्रोसेस है, मीन्स अटेंशन से ही परसेप्शन किया जा सकता है। अटेंशनल प्रोसेसेस सर्व्स वेरियस फंक्शंस on the organization of our perceptions and other cognitive functions. attention के कुछ functions होते हैं, जिसके लिए हमारे पास सबसे पहले आता है alerting function. Attention is that sense refers to the state of focused awareness with readiness to response. For example, as some question, distraction occurs when some interference, that is loud noise, prevents the individual to continue with the ongoing task. मतलब कि अटेंशन हमारा अलर्टिंग फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। किस तरह से? सपोज हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। अब आपका फोकस इसी वीडियो पे है, मैं जो बोल रही हूँ, आपको स्क्रीन पे जो नोट्स दिख रहे हैं इस पे आपका पूरा फोकस है। बट वहीं अगर आपके घर पे कुछ गिरता है या फिर कोई तेज से साउंड आती है तो आपका अटेंशन कहाँ जाएगा? आपका अटेंशन उधर चला जाएगा। आप अलर्ट हो जाओगे कि क्या गिरा या फिर क्या हो गया। तो ये भी हमारे अटेंशन में आता है कि आपका रिस्पॉन्ड कैसा रहेगा। नेक्स्ट, selective function. Selectively refers to a process by which attention is focused on stimuli or stimuli of ongoing interest and other stimuli are ignored. हमारा जो अटेंशन है वो सेलेक्ट करता है कि हमें किस टास्क पे ज़्यादा फोकस करना है। अब आप सबको पता है कि आपकी सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा टास्क हो रहे होते हैं, बट आपका फोकस, मेन फोकस कहाँ रहेगा?
ये आपके अटेंशन पे डिपेंड करता है कि आप किसको ज़्यादा अटेंशन देना चाहते हो या फिर किधर आपको कॉन्सेंट्रेशन है। एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं मगर आपका अटेंशन कहाँ है। जैसे कि क्लासरूम है, क्लासरूम में टीचर भी पढ़ा रहा है, आपके फ्रेंड्स भी बात कर रहे हैं, आपके आगे वाले भी बात कर रहे हैं, पीछे वाले भी बात कर रहे हैं, बट आपका अटेंशन सबसे ज़्यादा किधर रहेगा कि आपका दोस्त क्या बोल रहा है, आपके बाकी के क्लासमेट्स क्या बोल रहे हैं, टीचर क्या बोल रही है, बाहर लोगों की क्या आवाज़ आ रही है, उधर आपका अटेंशन उतना नहीं रहेगा। तो ये सेलेक्टिव फंक्शन होता है कि हम सेलेक्ट करते हैं हमें किस स्टिमुली पे सबसे ज़्यादा हमारा अटेंशन देना है। तो इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। Limited capacity channel, it has been established through researchers that we have limited capacity to process information that is available in the outside world. That is, tasks that require attentional resources cannot be carried out simultaneously because we have a limited capacity to process the incoming information. We process the task one at a time, called serial processing. इससे हमें क्या पता चला कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने हमें बताया है कि हमारा जो भी टास्क है जिसमें अटेंशन की ज़रूरत है वो हम स्टिमुलसली यानी कि कॉन्टीन्यूसली या फिर एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो लिमिटेड कैपेसिटी रखता है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की। इसलिए जितने भी टास्क होते हैं जिसमें अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है ये हमें विद सम ब्रेक और इंटरवल्स कंडक्ट करने चाहिए ताकि जो हमारा ब्रेन है वो उसको अच्छे से प्रोसेस करने में एबल रहे। नेक्स्ट हमारे पास आता है विजिलेंस, मेंटेनिंग अटेंशन ऑन अ टास्क continuously for some time like looking at the radar screen is known as sustained attention। अब आपको पता होगा जैसे कि हम किसी ब्लैक स्क्रीन पे या फिर ग्रीन स्क्रीन पे कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं अंधेरा है बट हम उसी ग्रीन स्क्रीन पे देख रहे हैं और फिर हम एकदम से कहीं और देखते हैं तो हमें वही ग्रीन स्क्रीन उधर भी दिखाई देती है या फिर वही पिक्चर उधर भी दिखाई देती है। तो हमारी सस्टेन्ड अटेंशन होती है जो होती है हमारे किसी भी चीज़ को कॉन्टीन्यूसली काफ़ी टाइम तक देखने की वजह से। नेक्स्ट अब हम आते हैं फैक्टर्स ऑफ अटेंशन पे। द एक्सटर्नल फैक्टर, अब हमारे अटेंशन के दो फैक्टर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। हम बात कर लेते हैं पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स की, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है इंटेंसिटी। द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुली इज़ अ कंडीशन ऑफ द अटेंशन। कि कोई भी टास्क की या फिर कोई भी चीज़ कंडक्ट की जा रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है ये रिजल्ट करता है कि उस पर एक इंडिविजुअल कितना अटेंशन पे करेगा। ऑफ कोर्स ये तो हम सभी जानते हैं कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ की जाएगी उस पर वो इंडिविजुअल उतना ही ज़्यादा अटेंशन पे करेगा, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होते हैं। जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी अटेंशन बढ़ेगा, इंटेंसिटी कम होगी तो अटेंशन भी कम होएगा। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं साइज ऑफ द स्टिमुली। इन केस ऑफ विजिबल ऑब्जेक्ट्स अ बिग साइज एंड एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल साइज। अगर कोई भी बड़ी चीज़ है हमारे आगे तो ऑफकोर्स हमारा अटेंशन उसकी तरफ ज़्यादा जाएगा इंस्टेड ऑफ अगर कोई छोटी चीज़ है। तो आपने ये देखा होगा अगर हम छोटे बच्चे के साथ गेम खेलते हैं उसके आगे अगर हम एक बड़ा एप्पल रखें या फिर एक बड़ी बॉल रखें, फुटबॉल रखें और एक टेनिस बॉल रखें तो बच्चे का अटेंशन फुटबॉल की तरफ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्राइकिंग क्वालिटी। अ स्ट्राइकिंग क्वालिटी ऑफ अ स्टिमुली हैज़ अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज अपार्ट फ्रॉम इट्स इंटेंसिटी। जो स्ट्राइकिंग क्वालिटी होती है ये इंटेंसिटी से अलग होती है मगर इसका एडवांटेज सेम रहता है कि जैसे ही स्ट्राइकिंग क्वालिटी बढ़ेगी हमारा स्टिमुलस बढ़ेगा एंड ये कम होएगी तो हमारा स्टिमुलस भी कम होएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल के अटेंशन पे अफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं मूवमेंट पे। मूवमेंट इन्वॉल्व्स चेंज, इट इज़ अ डिस्टिंक्ट फैक्टर ऑफ एडवांटेज मूविंग ऑब्जेक्ट इजीली अटेंशन। अब ये चीज़ तो हम सभी जानते हैं, एक ऑब्जेक्ट उसी की जगह पे है वहीं पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमारा अटेंशन उसकी तरफ बहुत जल्दी चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट सेम प्लेस पर नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो हमारी आई कैच करती है उन चीज़ों को। नेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट इज़ अ कंडीशन ऑफ अटेंशन। ये भी एक कंडीशन रहती है अटेंशन की कि कोई भी चीज़ कैसे किस तरह से कॉन्ट्रास्ट कर रही है। नेक्स्ट अब हम आते हैं रिपीटेशन के लिए। रिपीटेशन एज अ फैक्टर ऑफ एडवांटेज इज स्टिमुली इज रिपीटेड इट लाइकली टू ड्रॉ योर अटेंशन। अगर कोई भी चीज़ रिपीटेडली की जा रही है तो ऑफकोर्स वो आपका अटेंशन गेन करेगी। कोई भी टास्क अगर बार बार हो रहा है तो ये सारे थे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल फैक्टर्स की, जिसमें सबसे पहले आता है इंटरेस्ट की। किसी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट क्या है, उसके इंटरेस्ट की चीज़ की जा रही है तो वो अटेंशन ग्रैब करेगा। सपोज़ किसी बच्चे को डांसिंग पसंद है तो कहीं पे अगर डांस किया जा रहा है, अगर वो रोड साइड कहीं जा रहा है
वहीं पे अगर उसने कोई परफॉर्मेंस या फिर कोई भी उसने देखा कि हाँ यहाँ पे डांस जैसे कुछ हो रहा है, या फिर रोड पे जाते हुए उसने कोई पोस्टर देखा डांस से रिलेटेड, तो ऑफकोर्स उसका अटेंशन वहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका उस चीज़ पे इंटरेस्ट है। नेक्स्ट, नॉबिलिटी। नॉबिलिटी इज अ कंडीशन ऑफ अटेंशन बिकॉज evokes interest is a person child attracted by a new toy, new coat, new motorcycle and a new dress. नोबिलिटी होता है जो पर्सन के अंदर एक नए इंटरेस्ट को जगाता है। तो ऑफकोर्स अगर कोई भी छोटा बच्चा है उसको कोई भी नई चीज़ दिख जाती है तो उसका अटेंशन उधर बहुत जल्दी चला जाता है। अब आपने नोटिस किया होगा, बच्चे के पास एक अपना टॉय है और वहीं पे वो किसी रिलेटिव के घर पे गया, सामने वाले बच्चे के हाथ में उसने कोई एक नया टॉय देखा, तो बेशक उसके हाथ में अपना टॉय है बट उसका ध्यान उस टॉय से हट के जो सामने वाले बच्चे के हाथ में उसे नई चीज़ दिखी है उधर जाएगा। नेक्स्ट आता है रेयरनेस। अगर कोई भी चीज़ हम इस तरह से देख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा कम एग्जिस्ट करती है तो ऑफकोर्स हमारा माइंड उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होएगा, हमारा माइंड उधर अटेंशन पे करेगा क्योंकि वो चीज़ कभी कभार देखने को मिलती है, कभी कभार हमारी नज़रों के आगे आती है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया है ताजमहल का, अट्रैक्ट्स वंस अटेंशन बिकॉज इट इज़ अ रेयर एंड इवोक्स वंस इंटरेस्ट, क्योंकि ये एक रेयर चीज़ है। ऐसी अगर कोई भी चीज़ हम लें जो रेयर होती है। नेक्स्ट अब हम आए तो इमोशन। अटेंशन इज़ डिटरमाइंड बाय इमोशंस। जो अटेंशन है वो हमारे इमोशन से डिटरमाइन की जाती है। और लवर अटेंड्स ओनली टू द गुड क्वालिटी ऑफ हिज बिलव्ड, अ पर्सन अटेंड्स ओनली द बैड क्वालिटी ऑफ इट्स एनिमी। अब हमारा किसी के प्रति क्या इमोशन है ये अफेक्ट करता है कि हमें उसकी किस क्वालिटी पे या फिर किन किन चीज़ों पे अटेंशन देंगे। अब जैसे कि मेरी कोई दोस्त है या फिर मेरी कोई कह लो कि लव्ड वंस है, तो मेरे को उनकी सारी अच्छी आदतें दिखेंगी कि वो इतना अच्छा है, वो ऐसे है, वो वैसे है। वहीं अगर कोई दुश्मन है तो उसकी सारी बुरी आदतें दिखेंगी कि उसकी ये गलती है, उसकी वो गलती है। तो ऑफकोर्स हमारा माइंड, हम ना चाहते हुए भी बट हमारा माइंड उसी पर्सपेक्टिव में वर्क करता है कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए हमारा क्या इमोशन है, ये डिटरमाइन करता है हमारा अटेंशन उसके प्रति। नेक्स्ट अब हम आते हैं हैबिट एंड एजुकेशन पे। हैबिट एंड एजुकेशन डिटरमाइंड अटेंशन। ऑफकोर्स हमारी हैबिट और एजुकेशन हमारा अटेंशन डिटरमाइन करती है। ट्रेनिंग एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस फैसिलिटेट अटेंशन। हमारी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस भी हमारा अटेंशन को फैसिलिटेट करती है। ऑफकोर्स जैसे आपकी कोई भी हैबिट है, उससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ दिख रही है तो आपका अटेंशन उधर जाएगा। आपकी हैबिट है ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, तो आपने सामने किसी पर्सन को ऐसा टास्क करते हुए देखा, ऐसी चीज़ का पोस्टर देखा, ऐसी चीज़ का वीडियो देखा या फिर इससे रिलेटेड कोई ऑडियो सुना, तो आपका अटेंशन उधर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके हैबिट से रिलेटेड चीज़ हो रही है। तो इसी के साथ हमारा 4.1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम मूव करते हैं हमारे 4.2 की तरफ, जिसमें हमने पढ़ना है परसेप्शन के बारे में। ऊपर हमने पढ़ा अटेंशन के बारे में। अटेंशन के बाद क्या होता है? परसेप्शन। अटेंशन के बिना परसेप्शन पॉसिबल नहीं है। तो हमने अटेंशन के बारे में सब पढ़ लिया, तो अब बारी है परसेप्शन के बारे में पढ़ने की। परसेप्शन के लिए भी हमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और फैक्टर्स पढ़ने हैं। तो हम डायरेक्ट मूव करते हैं परसेप्शन की डेफिनेशन की तरफ, जो बहुत ही छोटी सी और सिंपल सी है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ अ प्रेजेंट स्टिमुली ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। अब ध्यान से सुनना, आपने पहले जो अटेंशन देके सीखा, अटेंशन देके जाना, उसके बेसिस पे आप प्रेजेंट की कंडीशन का इंटरप्रिटेट कर रहे हो कि कैसा हो सकता है। जैसे कि अब एक एग्जांपल हम लेके चले तो हम कई बार कहते हैं कि बच्चे देख के काफ़ी चीज़ों को सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मा कोई भी काम कर रही होती हैं तो बच्चों का अटेंशन उधर जाता है। क्यों? क्योंकि वो मम्मा को वो जानते होते हैं, वो उनकी मूवमेंट को नोटिस करते हैं, मम्मी कोई टास्क कर रही होती है उस चीज़ को नोटिस करते हैं एंड इन फ्यूचर जाके खुद उस टास्क को परफॉर्म करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने मम्मा को रोटी बेलते हुए देखा है तो छोटे बच्चों को भी आपने देखा होगा, वो जाते हैं, बेलन उठाते हैं, रोटी बेलने की कोशिश करते हैं। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से प्रेजेंट स्टिमुली को इंटरप्रिटेट करने की कोशिश की है। तो ऑफकोर्स उन्होंने पहले अटेंशन पे किया, तभी तो अब जाके वो परसेप्शन कर पाए हैं। तो अब हम परसेप्शन की कुछ कैटेगरीज कह सकते हो आप, वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है परसेप्शन ऑफ शेप, फिगर, ग्राउंड, रिलेशनशिप। According to this principle, any figure can perceive more meaningfully in a background and that figures cannot be separated from the background. For example,
letters written with a white chalk piece are preserved clearly on the background of the blackboard. तो इस रिलेशनशिप से हमें ये पता चलता है कि किसी भी फिगर का मीनिंग तब ज़्यादा इन्हेंस होकर हमारे सामने आता है जब वो अपने बैकग्राउंड से रिलेटेबल होता है। जैसे कि अगर वाइट चॉक से ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाए तो ही ज़्यादा विजिबल होता है, तो ही हमारी आइज़ वहाँ अट्रैक्ट करती है। अब आपको जो नीचे पिक्चर दिखाई गई है स्क्रीन पे, ये आप दो तरीके से देख सकते हो। पहला कि ये वाइट वाला एरिया मेन पिक्चर है एंड ये जो दो फेसेस है ये इसका बैकग्राउंड है। एंड सेकंड आप किस तरह से देख सकते हो कि जो फेसेस है ये मेन पिक्चर है एंड ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये बैकग्राउंड है। तो ये दोनों बैकग्राउंड और पिक्चर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका डबल मीनिंग इनहेंस होके आपके सामने आ रहा है। या तो ये बैकग्राउंड हो सकता है या तो ये बैकग्राउंड हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हुई आपको दिख रही है। नेक्स्ट, डिटरमाइन ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप्स में आते हैं हम। तो प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस। इसमें हमें नियरनेस के बारे में देखते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स आर नियरर टू ईच अदर कैन बी परसीव्ड मीनिंगफुली बाय ग्रुपिंग दैम। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड मैन here through the letters are discrete when grouped together give some meaning. Stars in the figure nearer to each other are perceived together as a group or single figure. अब हमें पता है कि कोई भी चीज़ को ग्रुपिंग किया जाता है तो उसका एक अलग मीनिंग निकल के आता है। जैसे कि MAN, ये 3 लेटर्स अगर अलग अलग रहते हैं तो ये सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं, बट अगर यही हम इन तीनों को जोड़ दें तो हमारे पास वर्ड बन के आता है मैन, जिसका मतलब होता है आदमी। तो ग्रुपिंग करने से हमारे पास एक न्यू मीनिंग अराइव हुआ। ऐसे ही अब आपको ये नीचे स्टार्स की पिक्चर दिख रही है, इसमें हम दो पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं कि पहला, ये हमने ग्रुपिंग कर दी स्टार्स की, ये 2 स्टार का ग्रुप है, ये 4 स्टार का ग्रुप है, ये 3 स्टार का ग्रुप है। वहीं पे हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी एक सिंगल पिक्चर है, कि एक बॉक्स है उसमें काफ़ी सारे स्टार्स हैं। तो हमारा माइंड चीज़ों को दो तरीके से देखता है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं सिमिलैरिटी पे। स्टिमुली नीड नॉट टू बी नियरर टू ईच अदर फॉर परसेप्शन। इफ देयर इज सिमिलर इन दीज ऑब्जेक्ट्स ग्रुप टुगेदर एंड perceived इवन इफ दे आर अवे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुपिंग कैन बी डन अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज। सर्कल, स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स ग्रुप सेपरेटली। अब हमने एक चीज़ तो पढ़ ली हम कि ग्रुपिंग किस बेसिस पे कर सकते हैं, नियरिटी की बेसिस पे, कि कौन कितनी पास में है तो हमने उसका ग्रुपिंग कर दिया। वही हम दूसरी चीज़ क्या देखते हैं, हम ग्रुपिंग किस तरह से कर सकते हैं, सिमिलैरिटी की बेसिस पे, कि अब चीज़ें दूर दूर तो हैं मगर हम कैसे उनको ग्रुप कर रहे हैं, किस तरह से वो सिमिलर है। अब जैसे इसमें तो ये फिगर है, यहीं आपको मैं स्क्रीन पे दूसरी फिगर बना के दिखाऊं तो इधर सर्कल है, इधर सर्कल है, बीच में ट्रायंगल है, इधर ट्रायंगल है, इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है। तो इसमें आप क्या ग्रुपिंग कर सकते हो कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को आपने देखा कि ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर सिमिलर है, ये वाला सर्कल सिमिलर है, तो आपने इसमें ग्रुपिंग कैसे की, नियर देख के नहीं, सेम देख के। तो सिमिलैरिटी के बेसिस पे भी ये किया जा सकता है, जैसे कि इस फिगर में सब सर्कल्स, सब स्क्वायर्स, सब ट्रायंगल्स को। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि ये एक पेयर है सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल का, ये एक पेयर है सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल का, तो सारे पेयर आपस में सिमिलर रहेंगे ना, क्योंकि सारे पेयर्स में सेम ही चीज़ें रहेंगी। सब होता है नज़रिया कि किस तरह से आप चीज़ों को देख रहे हो और समझ रहे हो। नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्टीन्यूटी पे। इसमें हम देखते हैं कि जो चीज़ें कॉन्टीन्यूटी में रहती है हम उसको एक साइड से देखते हैं, जैसे कि एनी स्टिमुली विच एक्सटेंड्स इन द सेम डायरेक्शन और शेप विल बी परसीव्ड एज अ होल फिगर। कोई भी लाइन या फिर कोई भी फिगर एक ही शेप में या फिर एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो हम उस पूरी चीज़ को एक फिगर मान लेते हैं। जैसे कि ये ए फिगर है, ये बी फिगर है। इसमें हमने क्या जाना कि जो ये लाइन है ये इस तरह से जा रही है, ये कंप्लीट फिगर है। अगर हम आगे की इमेजिन करें तो कुछ इस तरह से जाएगी एंड सेंटर की लाइन इस तरह से आगे जाएगी। तो क्या है, ये हमारा परसेप्शन है कि हमने आगे का फिगर देखा तो हमने आगे का इमेजिन कर लिया कि हमारी फिगर आगे किस तरह से जाएगी विद द सेम पैटर्न और द सेम डायरेक्शन। हमने यही वाला पैटर्न आगे फॉलो किया एंड ये लाइन की डायरेक्शन आगे फॉलो की। ऐसे अगर हम आगे देखें
तो हम देख सकते हैं कि सेम पैटर्न जाएगा एंड डॉट्स भी एक सेंटर में एक कॉर्नर पे, एक सेंटर पे एक कॉर्नर पे, तो सेम डायरेक्शन रहेगा से, क्योंकि हम पीछे यही देख रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन है, कॉन्टीन्यूटी कि हमने इसे आगे कॉन्टिन्यू कर दिया है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी भी एक हमारा परसेप्शन का कैटेगरी रहता है। नेक्स्ट, क्लोजर। When a stimuli is represented with gaps, the human tendency is to perceive the figure as a complete one by filling the gaps psychologically. For example, the gaps are filled psychologically are perceived as a letter M and N, circles and rectangle. Of course, जो एक ह्यूमन का साइकोलॉजिकल गेम चलता है जो कि क्लोजर देखा जाता है। ऑफ कोर्स कि एक ह्यूमन का माइंड किस तरह से सोचता है, तो एक ह्यूमन का माइंड अपने आप ही उन गैप्स को फिल कर लेगा। जैसे कि ये एम है, तो ह्यूमन के माइंड ने अपने आप ही इसको इस तरह से कंप्लीट एम मान लिया एंड इस तरह से इसको कंप्लीट स्क्वायर एंड सर्कल मान लिया है। नेक्स्ट हम आते हैं सिमेट्री पे। ऑफ कोर्स जो शेप्स को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वो सिमेट्री होता है। तो हमारा माइंड उन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में कैटेगरी, एक अलग ग्रुप में इन्वॉल्व कर लेता है। जैसे कि हम देखें तो ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये सिमेट्री है क्योंकि ये इक्वल है दोनों साइड से। अगर हम वहीं पे इन्हें और इन्हें देखें तो ये आपस में सिमेट्रिकल नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं परसेप्शन ऑफ शेप के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है डिस्टेंस कि हम कितनी दूर से चीज़ों को देख रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर हम बहुत दूर से चीज़ें देख रहे हैं तो छोटी दिखती है, पास से देख रहे हैं तो बड़ी दिखती है। तो ये ऑफ कोर्स एक डिस्टेंस को बताता है ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट के बीच का। वहीं पे डेप्थ होता है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जैसे कि अगर आप फिगर देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होएगा। पहला डिस्टेंस है कि फिजिकल एक्सटेंट बिटवीन इंडिविजुअल एंड द ऑब्जेक्ट, एक इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस टर्म कहा जाता है। वहीं पे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है उसे डेप्थ कहा जाता है। ऑफ कोर्स आपको ये आगे वाला पेड़ बड़ा दिखेगा एज कंपैरिजन टू पीछे वाला पेड़ ड्यू टू द डेप्थ, क्योंकि वो उसके उतने ही और पीछे है। नेक्स्ट आता है साइज़ की। ऑफ कोर्स किसी के साइज़ के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, बड़ा है छोटा है। नेक्स्ट आता है क्यूज़। क्यूज़ होता है कि हमें जो अलग अलग डिस्टेंस पे डेप्थ पे चीज़ें दिख रही हैं, हम उनको क्यूज़ के बेसिस पे कह लो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो एक्चुअल में कैसी होंगी। क्यूज़ को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, नॉन विजुअल क्यूज़, बाइनोक्यूलर न्यूज़, मोनोक्यूलर क्यूज़, या पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे ESP पे, जिसका फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ये मैं आपको ऐसी ओरली बता देती हूँ। हमारे 5 सेंस होते हैं, विजन, स्मेल, टच, हियर, टेस्ट। इन 5 सेंस की यूजेस से अलग हम कोई भी चीज़ को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं उसको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहा जाता है। जैसे कि टेलीपैथी हो गई, क्लेयरवॉयंस हो गया, टेलीकाइनेसिस हो गई, जिसमें हम जैसे कि दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं बिना एक ही प्लेस पे हुए कहते हैं ना कि टेलीपैथी से हमने जान ली थी चीज़ें। नेक्स्ट कि इन्वॉल्व किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर इवेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे किसी भी एग्जिस्टिंग 5 सेंस के यूज़ के बिना। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं बिना उनको टच करे। ये किसी भी कॉमन मैन की व्यू में 6th सेंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन पे, कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं परसेप्शन को। तो पहला हमारे पास आता है कॉन्टेक्स्ट एंड सेल्फ अफेक्ट, कि ऑफ कोर्स जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होती है ना, जो भी कॉन्टेक्स्ट आपके माइंड में चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हो। जैसे कि आपको कई बार लगता है कि किसी ने कुछ कहा है लेकिन आपको कुछ और सुनते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है ना, इस तरह से। अब जैसे कि इसमें भी एक एग्जांपल दिया गया, अगर आप पढ़ोगे तो मैं आपको डायरेक्ट समझा रही हूँ कि आपने एकदम से बहुत ज़्यादा साउंड सुना, किसी ने कहा ईल इज़ मूविंग, आपको क्या सुनाई देगा, व्हील इज़ मूविंग, क्योंकि वो साउंड आपको उस तरह से लग रहा है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से व्हील चल रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से व्हील मूव कर रहे हैं। तो अगर कोई ईल इज़ मूविंग भी कहेगा ना तो आपका माइंड प्रेडिक्ट क्या करेगा, व्हील इज़ मूविंग। तो ये आता है हमारा कॉन्टेक्स्ट एंड सेल्फ इफेक्ट का। नेक्स्ट आते हैं नीड्स एंड मोटिव्स पे। इसमें भी आपको क्या जानने को मिलेगा अगर आप ये पैराग्राफ रीड करोगे तो, कि किसी भी पर्सन की क्या नीड्स है उसके बेसिस पे आपका एक्शन या फिर परसेप्शन डिपेंड करता है। कैसे कि कोई भी 3 या 2 दोस्त हैं, उनमें से किसी एक को भूख लग रही है, वहीं किसी दूसरे को प्यास लग रही है। वो किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो जिसको भूख लग रही है वो खाने की चीज़ें सबसे पहले देखेगा, और जिसको प्यास लग रही है वो पीने के बेवरेजेस में सबसे पहले जाएगा मेन्यू के। तो जो हमारा परसेप्शन था वो किस पे डिपेंड हुआ, हमारे नीड्स पे।
तो यहाँ पे लास्ट लाइन आप देख भी सकते हो कि हमारा मोटिवेशन, इमोशंस एंड पर्सनैलिटी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस अवर परसेप्शन। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स की तरफ, जिसमें आप जानते हो कि अगर कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी टास्क हो रहा है, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं। तो वो जिस रहन सहन में बड़ा हुआ है या फिर उसने जो रूल्स बचपन से देखे हैं, अगर कोई टास्क हुआ है तो उसका माइंड उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जैसे कि आपने पीके मूवी में भी देखा होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है जाति को लेके, कि वाइट कपड़े हैं तो आपका डेथ हुआ है, या फिर ब्लैक कपड़ों में हुआ है, या फिर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। क्यों? क्योंकि उसका पीछे का कोई सोशल बैकग्राउंड नहीं था, इस वजह से अकॉर्डिंग टू मूवी। तो हमारा जो परसेप्शन है वो हमारे सोशल बैकग्राउंड से भी अफेक्ट होता है, तो ये भी एक फैक्टर रहता है। नेक्स्ट, एरर्स इन परसेप्शन, ये आपका नहीं आता है तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम मूव करते हैं हमारे 4.3 की तरफ, जो है मेमोरी, उसके टाइप्स एंड उसकी स्ट्रैटेजीज कि हम किस तरह से मेमोरी को इन्हेंस कर सकते हैं किसी भी चाइल्ड की। तो हम सबसे पहले आते हैं मेमोरी की डेफिनेशन पे। काफ़ी ज़्यादा का 2-3 डेफिनेशंस आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। हम पढ़ते हैं ये वाली। मेमोरी इज़ अ मेंटल पावर। मेमोरी एक मेंटल पावर होती है जो कंसिस्ट करती है हमारी लर्निंग को, रिटेनिंग को और रिमेम्बरिंग को दैट वाज प्रीवियसली बीइंग लर्नड। तो इस डेफिनेशन से आपको क्या पता चला कि मेमोरी हमारी मेंटल पावर को कहा जाता है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को लर्न, रिटेन एंड देन रिमेंबर करने की एबल रहती है। जैसे कि आपने बातों में सुना होगा, कहते हैं ना कि उस बंदे की मेमोरी बहुत वीक है, या फिर मेरे बच्चे की मेमोरी बहुत अच्छी है, इसे बहुत पुरानी चीज़ें भी बहुत अच्छे से याद रहती है। क्यों? क्योंकि उसने पहले कोई चीज़ सीखी है, फिर उसको अपने माइंड में रिटेन किया है एंड आने वाले टाइम में या फिर किसी भी ज़रूरत के टाइम पे उसको रिमेंबर करके यूज़ भी किया है। तो ये सारा प्रोसेस रहता है मेमोरी के अंडर में। अब हम नेचर पढ़ते हैं मेमोरी की, कि मेमोरी के क्या क्या नेचर्स रहते हैं। पहला, न्यू इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने की कैपेसिटी को मेमोरी कह सकते हैं। एबिलिटी टू रिमेंबर पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारे पीछे के एक्सपीरियंस क्या है उन्हें हम किस तरह से याद रख रहे हैं। हम अपनी प्रीवियस लर्न एक्सपीरियंसेस को स्टोर किस तरह से कर रहे हैं। हमारी रिकॉग्नाइजेशन की एबिलिटी, हमने जैसे नहीं होता कि फैमिली फंक्शन या फिर गेट टुगेदर में हमने पहले का कोई दूर का रिश्तेदार देखा, फिर वो कहता है देखो मैं याद हूँ। क्यों? क्योंकि वो हमारे नहीं होता कि हमने कह दिया हाँ याद है, तो कहेंगे अरे आपके बेटे की मेमोरी तो बहुत अच्छी है। किस वजह से? कि हमारी एबिलिटी क्या है चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने की। फिर चाहे से वो कोई दूर का रिलेटिव हो, या फिर आपका कोई फेवरेट टॉय हो, या फिर कोई पुरानी सी कहानी हो जो आपने बचपन में सुनी हो। नेक्स्ट, अवेयरनेस ऑफ अवर सराउंडिंग, असिस्ट इन लर्निंग इन सिमिलर मटेरियल्स, ये सारे नेचर रहते हैं मेमोरी के। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे कंपोनेंट्स की तरफ कि मेमोरी के क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। तो 4 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे: लर्निंग, रिटेंशन और स्टोरेज, रिकॉल और रिट्राइवल एंड देन रिकॉग्निशन। पहला, लर्निंग क्या होता है? लर्निंग होता है हमारे बिहेवियर में चेंज और मॉडिफिकेशन हमारे किसी एक्सपीरियंस की वजह से। हमने कोई भी चीज़ की जिसका हमें जो भी एक्सपीरियंस हुआ और जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में जो चेंज आया, वेदर इट इज़ गुड और बैड, वो आता है हमारा लर्निंग के अंडर में। नेक्स्ट, रिटेंशन और स्टोरेज, हमने उस चीज़ को अपने माइंड में स्टोर किस तरह से किया है। एबिलिटी टू रिटेन फैक्ट्स और फिगर्स इन मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकॉल और रिट्राइवल। वी लर्न इन ऑर्डर टू रिकॉल दैट व्हेन वी नीड। ऑफकोर्स हम जो लर्निंग करते हैं हमें चीज़ें सिखाई जाती है, क्यों? ताकि ज़रूरत आने पे हम चीज़ों को यूज़ कर सकें। अब आपको पता है कि छोटे बच्चे से ही उनको मम्मी पापा का नंबर, घर का एड्रेस याद करना सिखा देते हैं। क्यों? ताकि वो लर्न करें। सबसे पहले उन्होंने लर्न करा नंबर, देन अपने माइंड में स्टोर करा, ताकि वो उसको रिकॉल कर सके, यूज़ कर सके जब भी ज़रूरत हो। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन। पैरेलल टू रिकॉल, कॉग्निशन इज़ अनदर फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ मेमोरी। तो जो रिकॉग्निशन होता है वो रिकॉल के ही पैरेलल में चलता है, यानी कि बच्चे ने ज़रूरत के टाइम पर नंबर को रिकॉल कर लिया है, उसका यूज़ कर लिया है, उसको हम मेमोरी कह सकते हैं। यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ द अवेयरनेस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, इट इज़ कम्प्लीटली फेमिलियरिटी विदाउट एनी मिस्टेक। अच्छे से करा मतलब कि उसकी मेमोरी अच्छी थी। नेक्स्ट अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी में। पहला, SMT मीन्स शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये ऑफकोर्स वो चीज़ें होती हैं कि हमें
थोड़े टाइम के लिए क्या चीज़ें याद रहती है, जैसे कि लेस पासिंग देन सेंसरी मेमोरी स्टिल गेट डेमिनिश्ड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। कुछ टाइम के बाद हम भूल जाते हैं, जैसे कि हमें याद ही नहीं रहता हमने कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था। यहाँ तक कि लोग तो कई बार ये भी भूल जाते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट क्या करके आया था। तो ये सब आता है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑफ्टन इंटरचेंज विद द टर्म ऑफ वर्किंग मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, एक और टर्म यूज़ की जाती है जिसे हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। इज़ वेरी टेम्परेरी, ये काफ़ी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यानी कि टेम्परेरी होती है। इट हैज़ अ लो कैपेसिटी एज इज इन्फॉर्मेशन बीइंग प्रोसेस्ड वेदर एट बी क्विकली डिमिनिश्ड और एंटर इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी बैंक। तो ये जो हमारी मेमोरी होती है ये क्विकली डिमिनिश हो जाती है, यानी कि इंसान भूल जाता है, उसके दिमाग से बातें निकल जाती हैं। और वहीं पे दूसरी चीज़ें होती है जो याद रहती है, फिर वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही काउंट हो जाती है। अब हम लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ द ब्रेन सिस्टम ऑफ स्टोरिंग, मैनेजिंग एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ये एक ब्रेन का सिस्टम होता है चीज़ों को स्टोर करने का, मैनेज करने का और रिकॉल करने का। ज़रूरत के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं जो हमारी सेंसिटिव मेमोरीज़ होती है कुछ सेकेंड्स के लिए याद रहती हैं। जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ होती हैं वो 2 to 3 to 5 मिनट्स के लिए याद रहती है। बट यहीं पे जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ होती है ना वो 20-20, 30-30 साल के बाद भी याद रहती है। जैसे कि आप अभी 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के होंगे तो उनको आपको याद रहेगा कि हाँ मेरे बचपन में एक बार ऐसा हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था। आपको बेशक ये ना याद हो कि आपने परसों ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, बट आपको ये याद होएगा कि 20 साल पहले मेरे साथ ये वाली चीज़ हुई थी, ये मैं यहाँ गिर गया था, फिर मेरे को ये ऐसा हो गया था, फिर ऐसा हो गया था। पूरी स्टोरी याद होगी उस इंसिडेंट की। क्यों? क्योंकि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंक्लूडेड है। अब हम आगे देखें, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ये अलग अलग टाइप्स की होती है। जैसे कि कुछ मेमोरी होती है कॉन्शियस, जो हम याद करते हैं कि वो क्या था, फिर हमें वो इन्फॉर्मेशन याद आती है। और वहीं दूसरी साइड कुछ होती है अनकॉन्शियस, जो हमारे माइंड में अपने आप ही स्ट्राइक कर जाती है ऐसी कोई सिचुएशन या फिर कॉन्सेप्ट के कंडक्ट हो रहा होता है प्रेजेंट टाइम में, तो उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे पास इम्प्लिसिट मेमोरी की तरफ, समटाइम्स रेफर्ड एज अनकॉन्शियस मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी को कभी कभी अनकॉन्शियस मेमोरी की टर्म से भी जाना जाता है। इम्प्लिसिट मेमोरी इंक्लूड्स द रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ मूवमेंट इन टाइम दैट कैन नॉट स्पेसिफिकली बी रिकॉर्ड। कुछ मेमोरीज जो उस मोमेंट पे हमें याद आ जाते हैं, जो हम याद करना चाहते नहीं होते या फिर हमने याद करने की कोशिश नहीं की होती है, उन्हें हम इम्प्लिसिट मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट, रिमोट मेमोरी। रिमोट मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स एंड इवेंट्स फ्रॉम मैनी ईयर्स अर्लियर। रिमोट मेमोरी उस एबिलिटी को कहते हैं कि हम बहुत साल पुरानी चीज़ों को भी अच्छे से याद रखते हैं। दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी विच द ब्रेन स्टोर्स डिफरेंटली देन रिसेंट और शॉर्ट टर्म मेमोरीज। शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर्ड इन डिफरेंट एरियाज ब्रेन देन लॉन्ग टर्म मेमोरीज। जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती हैं वो ब्रेन के डिफरेंट एरिया में स्टोर होती हैं, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती है वो हमारे ब्रेन के दूसरे एरिया में स्टोर होती है। नेक्स्ट अब हम आते हैं रोट मेमोरी की तरफ। रोट मेमोरी इज एसोसिएटेड विद रिकॉलिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और डाटा। रोट मेमोरी जनरली इंटेल्स मेमोरी for material without much reference to the meaning, emotions or to the context to which it is associated. The major practice in rote memorizing is learning by repetition or routine with full comprehension or attention to it's been memorized. अब हम कोई भी चीज़ को रिपीटेडली वे में कर रहे हैं, कोई सेम टास्क रोज कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमें वो चीज़ें हमारी मेमोरी में बैठ जाती है, हमें याद हो जाता है, क्योंकि हमारी अटेंशन भी उधर होती है। अब जैसे कि आप ट्रैवल करते हो, आप अपने घर से कॉलेज जाते हो मेट्रो से, तो आपको पता है आपको कौन से स्टेशन पे चेंज करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है, पिंक लाइन पे जाना है, ब्लू लाइन पे जाना है, फिर किधर उतरना है, वहाँ से कितनी देर का वॉकिंग है, या फिर आपको रिक्शा से जाना है। फिर आपके माइंड में, आप रोज़ कॉलेज जाते हो तो आपके माइंड में मेमोरी बन जाती है कि मैं ऐसे कॉलेज जाता था, इधर चेंज करता था। अब आपने वो याद करने की कोशिश नहीं की है, बट रोज़ रोज़ सेम काम करने से, उसको रिपीटेडली करने से आपके माइंड में मेमोरी बन गई, उसको हम रोट मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट, एपिसोडिक मेमोरी, अ फॉर्म ऑफ डिक्लेरेटिव मेमोरी। दिस इंक्लूड्स एन एबिलिटी टू रिमेंबर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस फॉर आवर लाइफ। एपिसोडिक मेमोरी वो होती है जो हम अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से हमारे माइंड में बैठ जाती है कुछ बातें, उन्हें हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। कि हमने कोई चीज़ पहली बार की हुई होती है तो हमें याद रह जाता है, वो इतनी अलग चीज़ होती है या फिर कोई स्पेशल चीज़ होती है, इस तरह से।
नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी इज़ अवर द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी। सेंसरी मेमोरी हमारी शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है मेमोरी की। ये इट्स वेरी फ्लीटिंग, नो मोर देन अ फ्लैश। सेंसरी मेमोरी एक्ट्स एज अ बफर और स्टिमुली रिसीव्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स। Images accurately retained but only brief movement in time, typically less than half of a second. सेंसरी मेमोरी सबसे ज़्यादा छोटी मेमोरी होती है एक इंडिविजुअल की, जो बहुत ही कम टाइम के लिए हमको याद रहती है और फ्यू सेकेंड्स और भी से विद इन अ सेकेंड डिमिनिश हो जाती है। अब देखो ये छोटा सा डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप टाइप्स ऑफ मेमोरी में एक्सप्लेन करना और फिर ये डायग्राम ज़रूर बना के आना, क्योंकि ये डायग्राम सारी मेमोरीज़ का कंक्लूजन है। किस तरह से? अब हमारा सेंसरी इनपुट था, हमने कुछ एक्सपीरियंस किया जिससे हमारी सेंसरी मेमोरी कंडक्ट हुई। फिर उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र नहीं की गई वो लॉस्ट हो गई, यानी डिमिनिश हो गई, यानी ख़त्म हो गई। फिर जो आगे मेमोरी ट्रांसफ़र की गई थी वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी बनी। इधर जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं की गई वो लॉस्ट हो गया, यानी और कुछ टाइम बाद इधर से इधर आई, इधर से इधर आई, उसके बाद वो डिमिनिश हुई। उसके बाद हमने उसकी रिहर्सल की, प्रैक्टिस की, या फिर याद रखने की कोशिश की, या फिर ऐसा कोई इवेंट हुआ था जो हमारे माइंड में बैठ गया, फिर वो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाता है। इसी के बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास टर्म आती है थिंकिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। थॉट और थिंकिंग इज अ मेंटल प्रोसेस। ये एक मेंटल प्रोसेस होता है विच अलाउज बीइंग्स टू मॉडल द वर्ल्ड एज टू डील विद इट इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू देयर गोल्स, प्लान्स एंड डिजायर्स। वर्ड रेफरिंग टू सिमिलर कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेसेस इंक्लूड कॉग्निशन, सेंटिनेंस, कॉन्शियसनेस, आइडिया एंड इमेजिनेशन। तो थिंकिंग, जिसे हम थॉट्स भी कहते हैं, ये एक ऐसा मेंटल प्रोसेस होता है जो हमें वर्ल्ड को पूरे, या फिर कह लो किसी कॉन्सेप्ट को या फिर किसी चीज़ को हम किस तरह से मोल्ड करना चाहते हैं, किस तरह से देखना चाहते हैं, किस तरह से समझना चाहते हैं, इसको डिसाइड करता है। ये हमारी आइडियाज़ पे, इमेजिनेशन पे, कॉन्शियसनेस पे, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारी इमेजिनेशन क्या है। उसके अकॉर्डिंग हम थिंक करते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखते हैं। एंड ये हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट रहता है, जो क्योंकि ये सारा हमारा साइकोलॉजिकल गेम है। हम क्या सोचते हैं, हमारी थिंकिंग क्या है, हमारे थॉट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे इनफैक्ट एक्शंस पे भी डिपेंड करता है। हमारे एक्शंस पे भी अफेक्ट डालता है कि किसी पर्सन की थिंकिंग कैसी है। ऑफकोर्स कोई इंसान मोटिवेटेड है तो वो बहुत मुश्किल कह लो कंडीशन में या फिर कोई मुश्किल मूवमेंट पे भी अपने आप को वापस से कह लो कि मूव ऑन कर सकता है। बट वहीं किसी की थिंकिंग अलग है, वो काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड है, तो वो मूव ऑन नहीं कर पाता है, किसी भी सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर पाता है। अब थिंकिंग को भी अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। जैसे पहला, परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग। द बेसिस ऑफ दिस टाइप इज परसेप्शन, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन अकॉर्डिंग टू वंस एक्सपीरियंस। हम किसी भी पर्सन के एक्सपीरियंस पे या फिर खुद के एक्सपीरियंस पे चीज़ों के लिए क्या सोचते हैं, हमारे थॉट्स, हमारी थिंकिंग क्या है, वो डिपेंड करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्क्रीट थिंकिंग। इसे कॉन्क्रीट थिंकिंग भी कहा जा सकता है, एज इट इज़ कैरिड ऑन द परसेप्शन ऑफ एक्चुअल और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। अब हमें इसे कॉन्क्रीट थिंकिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्चुअल इवेंट्स पे या फिर ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है। एक्चुअल में कोई इवेंट ऐसा हुआ होता है जिससे हमें वो एक्सपीरियंस मिला होता है एंड जिसकी वजह से हमारी वो थिंकिंग डेवलप होती है। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे। आपको नाम से पता लग रहा है कि किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या समझते हैं वो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ पे। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की तरफ। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग एब्स इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ये थिंकिंग वर्क करती है हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। Thus, it requires recognition of all the relevant experiences to a situation or removing obstacles instead of relating with that experience or idea. ये ऑफकोर्स हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करती है, मगर उसमें से ऑब्स्टेकल्स को या फिर हमने जो जो गलतियाँ की थी, हमारी जो जो कमियाँ थी, उनको रिमूव कर देती है ताकि हम आगे अपनी थिंकिंग को उस तरह से मॉडिफाई कर पाए कि हमें सेम सिचुएशन वापस से सेम तरह से फेस ना करनी पड़े।
तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट विच इज़ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग जैसे नाम से ही पता लगता है, हम कहते हैं कि उस बच्चे की बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग है, वो बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, यानी कि दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज एसोसिएटेड विद वंस एबिलिटी टू क्रिएट और कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू, नॉवल एंड अनयूजुअल। यानी कि ये क्रिएटिव थिंकिंग एक इंडिविजुअल की या फिर एक बच्चे की उस एबिलिटी को दर्शाता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या फिर टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसा सोचना, ऐसे थॉट्स आना जो अनयूजुअल हैं या फिर सभी के दिमाग में जल्दी से स्ट्राइक नहीं करते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ। इट इज़ अ टाइप ऑफ थिंकिंग विच हेल्प्स पर्सन्स इन स्टेपिंग असाइड फ्रॉम इट्स ओन पर्सनल बिलीव्स, prejudices and opinions to sort out the fates and discover the truths even at the expense of its basic belief systems। इसमें एक इंडिविजुअल अपने पर्सनल बिलीव्स को साइड में रख के चीज़ों को एक अलग एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करता है, एक्चुअल के फैक्ट्स डिस्कवर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हम आते हैं नॉन डायरेक्टेड एंड एसोसिएटिव थिंकिंग के बारे में। देयर आर 3 टाइम्स व्हेन वी फाइंड अवरसेल्व्स एंगेज इन यूनिक टाइप ऑफ थिंकिंग विच इज़ नॉन डायरेक्टेड और विदाउट गोल। It is reflected through dreaming or other free-flowing uncontrolled activities। यानी कि हमारी एसोसिएटिव थिंकिंग वो होती है जो हम अपनी मर्जी से नहीं सोच रहे होते हैं, अपने आप हमारे दिमाग में चलता है। जैसे कि कोई सपना, हमें नहीं पता होता कि हमें क्या सपना आएगा, ना हमारी मर्जी पे डिपेंड होता है, बट सपना आना ये भी एक थिंकिंग है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, इसलिए उसे फ्री फ्लोइंग अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ कहा गया है। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग की 2 डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। स्किनर की डेफिनेशन अगर हम पढ़े तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस होता है किसी भी डिफिकल्टी से ओवरकम करने का दैट अपियर टू इंटरफेयर विद द अटेंड ऑफ अ गोल। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एडजस्टमेंट इन स्पाइट ऑफ इंटरफेरेंसेस। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हम उस एबिलिटी को कहते हैं किसी भी डिफिकल्टी का सॉल्यूशन निकालना जो भी कंडीशन है उसके रहते हुए, ना कि उसको नेग्लेक्ट करके या फिर उसमें कुछ चेंजेस करके, नहीं, जो कंडीशन है, जैसी कंडीशन है उसी में एडजस्ट कर लेना, उसी प्रॉब्लम का उसी तरीके से सॉल्यूशन निकालना हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टर्म से जानते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टेप्स के बारे में। स्टेप्स इन अफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर क्या क्या रहते हैं। पहला, प्रॉब्लम अवेयरनेस, हमें प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड, अब प्रॉब्लम जानने के बाद उसको समझो। उसके बाद कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरत की जानकारी है उसको कलेक्ट करो। उसके बाद हमारा स्टेप रहता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस और बंच ऑफ पॉसिबल सिचुएशंस। उसके बाद हम सारी सिचुएशंस एज्यूम कर लेंगे, उन सबको नोटिस कर लेंगे कि इससे क्या क्या हो सकता है इन फ्यूचर। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ करेक्ट सॉल्यूशन, हम सबसे एक्यूरेटली, सबसे सही, सबसे करेक्ट सॉल्यूशन को सेलेक्ट करेंगे। एंड देन वेरिफिकेशन ऑफ द कंक्लूडेड सॉल्यूशन और हाइपोथेसिस। उसके बाद जो हमने सॉल्यूशन कर दिया उसका वेरिफिकेशन करेंगे कि हमने जैसा सोच के जिस चीज़ को करा था क्या वो वैसे ही चल रही हैं चीज़ें। तो इसी के साथ हमारा 4.3 भी कंप्लीट होता है। तो अब हम मूव करते हैं हमारे 4.4 की तरफ। इसमें हमें पढ़ना है इंटेलिजेंस के बारे में कि इंटेलिजेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। एंड इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे गार्डनर्स की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर्स की थ्योरी के बारे में आगे आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब हम डायरेक्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू एडेप्ट और टू लर्न फ्रॉम द लाइफ्स एवरी डे। इंटेलिजेंस कहा जाता है दिक्कतों को, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने को, उसके अकॉर्डिंग खुद को एडेप्ट कर लेने को और अपनी डेली लाइफ से सीखने को। इंटेलिजेंस हैज़ बिन डिफाइंड इन मैनी वेज। इंटेलिजेंस को काफ़ी अलग अलग वेज में डिफाइन किया गया है, जैसे कि किसी इंडिविजुअल की कैपेसिटी लॉजिक सोचने में, लॉजिक लगाने में, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में, परसेप्शन में, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों में। अब हम नेचर ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एंड चेंज इन एज, इंटेलिजेंस एंड रेशियल और कल्चरल डिफरेंसेस, इंटेलिजेंट एंड सक्सेस। दिस तो टोटल 5 नेचर्स ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं। अब हम आते हैं फैक्टर्स पे जो इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें पहले से आते हैं चाइल्ड इन्फ्लुएंस, जेनेटिक्स, जीनोटाइप, इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन, जेंडर। पहला हम देखते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स।
आर इक्विवेलेंट इन द मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलिजेंस। जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं वो दोनों ही इंटेलिजेंट के एस्पेक्ट्स में मोस्टली इक्विवेलेंट होते हैं। जो एवरेज IQ होता है बॉयज़ और गर्ल्स का आइडेंटिकल होता है। वहीं अगर हम गर्ल्स की बात करें तो वो वर्बल फ्लुएंसी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड बॉयज़ विजुअल स्पेटल प्रोसेसिंग में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हम बात करते हैं द इमीडिएट इन्वायरमेंट्स इन्फ्लुएंस के बारे में, जिसमें पहले फैमिली इन्वायरमेंट आता है एंड देन स्कूल इन्वायरमेंट आता है। अटेंडिंग स्कूल्स मेक चिल्ड्रन स्मार्टर। स्कूल्स में जाना बच्चों को स्मार्टर बनाता है। नेक्स्ट अबाउट ड्यूरिंग समर ब्रेक, और समर ब्रेक्स होते हैं फिर जिसमें 1-1.5 महीने 2 महीने की हॉलीडेज़ होती हैं। बच्चों को काफ़ी क्राफ्ट का वर्क या फिर होमवर्क बहुत ही अलग क्रिएटिविटी में दिया जाता है, चार्ट मेकिंग, प्रोजेक्ट मेकिंग, मॉडल मेकिंग, जो बच्चों को इन्वायरमेंट से तो प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ उनकी क्रिएटिविटी पे भी उनको अपना सेल्फ क्रिएटिविटी पे फोकस करने का ज़्यादा टाइम मिलता है। नेक्स्ट सोसाइटी इन्फ्लुएंस की पॉवर्टी क्या है, उनकी रेस क्या है, सोसाइटी में वो किस तरह से रहते हैं, कौन सी सोसाइटी में रहते हैं, आसपास की सराउंडिंग कैसी है। पॉवर्टी तो नहीं, क्योंकि पॉवर्टी रिजल्ट्स टू माल न्यूट्रिशन। तो ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं एक बच्चे के इंटेलिजेंस पे। अगर उसका खान पीन अच्छा नहीं होगा तो ऑफकोर्स उसका दिमाग तेज कैसे चलेगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं डायरेक्ट हमारी गार्डनर्स की थ्योरी पे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको टॉपिक के स्टार्टिंग में बताया कि मैं इसके बारे में आगे बताती हूँ कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने सीटेट दिया है या फिर आप दोगे, उसमें भी गार्डनर्स थ्योरी में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो गार्डनर्स थ्योरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके डिप्लोमा के एस्पेक्ट से भी एंड आपके सीटेट के एस्पेक्ट से भी। अब इस थ्योरी में हमें क्या पता चला है कि मोस्टली हम क्या जानते थे कि जो बच्चे होते हैं वो विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक लर्निंग के थ्रू सीखते हैं। ये 3 कैटेगरीज हम जानते थे। बट जो गार्डनर्स की थ्योरी है उसमें हमें 9 इंटेलिजेंस के बारे में पता चला है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस आए, हमें उन 9 थ्योरीज के बारे में लिखना है जो हैं। अब आपको स्क्रीन पे दिखती जाएंगी हर एक थ्योरी। पहली बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ये वो होते हैं जो अपने फिजिक में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि डांसर्स हो गए, एथलीट्स हो गए। तो ये सारे लर्नर्स हमारे बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू एबल टू हैव डीप डिस्कशंस अबाउट द मीनिंग ऑफ द लाइफ एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज नोन एज एक्सिस्टेंट इंटेलिजेंस। ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है डीप एंड मीनिंगफुल डिस्कशंस करने की। उनकी जो थिंकिंग होती है वो काफ़ी डीप रहती है, वो लाइफ और ह्यूमन एग्जिस्टेंस को देखने का नज़रिया उनका अलग रहता है। जैसे कि हाउ वी गॉट हेयर एंड वाई एवरीवन एक्चुअली डाइज। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि हम सारे धरती पे क्यों हैं, मरने के बाद क्या होता है, सब मरते क्यों हैं। तो ये सारा हमारा एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के अंडर में आता है। नेक्स्ट आते हैं हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पे। While the ability to communicate effectively with others, common knowledge on basis of interpersonal intelligence, not merely limited to verbal interactions, develop interpersonal intelligence also able to read the moods of the others। जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है इनका मेनली इंटरेक्शन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इनफैक्ट ये समझते हैं कि सामने वाला कोई बात कह रहा है तो किस एस्पेक्ट में कह रहा है। ये इंडिविजुअल्स ज़्यादातर हमारे गुड सोशल वर्कर्स होते हैं या फिर टीचर्स होते हैं या फिर एक्टर्स होते हैं, जो फीलिंग्स को, मूड्स को, फेस एक्सप्रेशंस को हमारे बोलने के शब्दों के साथ मिला के बातों को समझते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इंट्रापर्सनल पे। ये वो होता है जो खुद के साथ, जैसे कि हमने देखा इंटरपर्सनल में होता है जिसका सामने वाले के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होता है, सामने वाले की बातें बहुत अच्छे से समझता है। एंड इंट्रापर्सनल होता है जो खुद की बातें बहुत अच्छे से समझता है, खुद को बहुत अच्छे से जानता है। जैसे कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन थॉट्स, वो खुद की थिंकिंग को, खुद के थॉट्स को अच्छे से समझ पाता है। तो ये रहते हैं हमारे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आपको मेनली ध्यान रखना है इंटरपर्सनल जो सामने वाले के साथ रिलेशन अच्छा रखे, एंड इंट्रापर्सनल जो खुद के साथ खुद को अच्छे से जान सके। नेक्स्ट आते हैं हम वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पे। ये एबिलिटी टू एक्सप्रेस ऑन सेल्फ बाय यूजिंग वर्ड्स एंड लैंग्वेज। ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका लैंग्वेज पे, वर्ड्स पे बहुत अच्छी कमांड रहती है, बहुत अच्छी पकड़ रहती है। वो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छा करते हैं, अपनी बात को कहने के लिए शब्दों का चुनाव बहुत अच्छा करते हैं। उन्हें पता होता है कि हमें किस तरह से अपनी बात सामने वाले को समझानी है। नेक्स्ट हम आते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये वो होते हैं जिनका
अर्थमेटिक बहुत अच्छा होता है, कैलकुलेशन में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत क्रिएटिव माइंड होता है इनका, शार्प माइंड होता है इनका, रीजनिंग स्किल्स, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ऑन द टॉप होती हैं। इनका कैरियर मोस्टली लाइक ये साइंटिस्ट बनते हैं या मैथमेटिशियंस बनते हैं या डिटेक्टिव बनते हैं, क्योंकि काफ़ी शार्प माइंडेड ये लोग होते हैं। नेक्स्ट आते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस पे, जिनका म्यूज़िक पे काफ़ी अच्छा कमांड होता है, उन्हें सुरों की पहचान होती है, उन्हें गाना गाना अच्छा लगता होता है, उन्हें गाने के बारे में नॉलेज होता है, नाम से पता लग रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पे। ये वो लोग होते हैं जिनको अपने सराउंडिंग के साथ कनेक्ट रहना पसंद होता है, अपनी नेचर के साथ कनेक्ट रहना पसंद होता है। वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर अच्छे से डिस्टिंग्विश करने के लिए एबल होते हैं। जैसे कि इसमें हम काउंट करते हैं फार्मर्स को, हंटर्स को, गैदरर्स को। जैसे कि आपको पता है फार्मर्स हमेशा मिट्टी से जुड़ा हुआ रहता है, तो ऑफकोर्स वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंडर में आता है, क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग से, नेचर से हमेशा कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्पेटियल इंटेलिजेंस, जिन्हें अपनी थिंकिंग के साथ क्रिएटिविटी करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इनकी ग्राफिक स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, स्पेटियल रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ये ज़्यादातर डे ड्रीमर्स होते हैं, जिन्हें अपने टाइम में ड्राइंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, क्रिएटिविटी करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। एंड इसी वजह से उनका जो कैरियर होता है मोस्टली पेंटर्स या फिर आर्किटेक्चर्स, स्कल्पचर्स, इन सभी फील्ड्स में बनता है। तो नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं, तो गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का आपको पूरा समरी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके 9 इंटेलिजेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पैटियल विजुअल इंटेलिजेंस, बॉडीलिक काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक एंड एसेंशियल इंटेलिजेंस। इन सब का छोटा सा समरी और कंक्लूजन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स में लिख लो। अगर गार्डनर्स की थ्योरी आएगी तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख के आना। गार्डनर्स की थ्योरी आते ही आपको यही 9 इंटेलिजेंस मेंशन करने हैं, इनके बाहर इस थ्योरी में कुछ भी नहीं है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम मूव करते हैं हमारे 4.5 की तरफ, जिसके बाद हमारा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो 4.5 में हमें पढ़ना है मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के मोटिवेशन को। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशन की डेफिनेशन की। तो मोटिवेशन एज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है विद अ साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी और नीड दैट एक्टिविटीज, बिहेवियर और अ ड्राइव दैट इज एम्ड एट अ गोल और इंसेंटिव। यानी कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में इस तरह से चेंज कि वो किसी भी गोल या फिर इंसेंटिव को कंप्लीट करने के लिए अपना माइंड सेट कर सके, उसे मोटिवेशन कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन देखें तो मोटिवेशन इज अ विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किसी की भी विलिंगनेस, चाहत कि मेरे को इस चीज़ को अचीव करना है या फिर इस टास्क को कंप्लीट करना है, उसको मोटिवेशन कहा जाता है। हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एनर्जी मोबिलाइजेशन, परसिस्टेंस, वेरिएबिलिटी, रेस्टलेसनेस फॉर द अटेनमेंट ऑफ द गोल, एक्सट्रिंसिक ऑफ रेस्टलेसनेस आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ द गोल्स। तो ये 5 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं मोटिवेशन के। आगे देखें हम तो मोटिवेशन साइकिल होती है, डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले आता है मोटिव्स। ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन बिहेवियर इज मोटिवेटेड, इट रिक्वायर नो मोटिवेशन टू ग्रो हेयर बट मोटिवेशनल प्रोसेस अ हेयर कट्स डाउन। हर ह्यूमन की हर एक्टिविटी में मोटिवेशन इंक्लूडेड होता है। आप खाना खाते हो तो आपको मोटिव है खाना खाना, आप चाहते हो खाना खाना इसलिए आप खाते हो। ऑफकोर्स हमारे बाल बड़े होने, जैसे इसमें लिखा है एग्जाम्पल में, हमारी हेयर ग्रोथ हमारी चाहत के अकॉर्डिंग नहीं होता है, मगर हमारे हेयर्स को कटवाना ये हमारा मोटिवेशन है कि वो हमारी मर्जी से होता है, हम चाहते हैं इसलिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है गोल्स। मोटिव्स आर जनरली डायरेक्टेड टूवर्ड्स द गोल्स। ऑफकोर्स हमारा जो भी मोटिवेशन होता है, हम जो भी काम करना चाहते होते हैं या फिर करते हैं, उसका कोई ना कोई गोल होता है, इसलिए हम उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? हमारा पेट भरने के लिए। तो ऐसे ही हर जो मोटिवेशन है वो डायरेक्टेड होता है हमारे गोल की तरफ, गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम बिहेवियर पे। इट इज़ अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन। बिहेवियर इज डायरेक्टेड टू अचीव अ गोल। फॉर एग्जाम्पल, मैन गोज टू द सैलून टू कट हिज हेयर। किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है उस एक्टिविटी को अचीव करने के लिए, वो उसको काम करने के लिए कर क्या रहा है, करना है उसको,
क्यों करना है ये दोनों तो पता है, लेकिन कर कैसे रहा है, किस तरह से रहा है, वो होता है बिहेवियर। जैसे कि कोई इंसान सैलून में जा रहा है, किस लिए जा रहा है, अपने हेयर्स को कट कराने के लिए। तो उसका मोटिवेशन क्या है कि उसे बाल कटवाने हैं, गोल क्या है, बाल कटवाना। इसके लिए बिहेवियर उसने क्या किया कि वो उठ के सैलून तक गया। अब हम पढ़ते हैं मैस्लोस थ्योरी को, जिसके लिए हमें ये देखना है कि हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स कैटेगरी ऑफ 2 टाइप्स। किसी की भी ह्यूमन की नीड्स होती है वो 2 टाइप्स में डिवाइड की गई हैं। पहला डेफिशिएंसी नीड्स, उसके बाद ग्रोथ नीड्स। आपको ये सारा बस इस एक डायग्राम में अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम बना के आ जाना। तो अब इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले इंडिविजुअल की नीड्स रहती है साइकोलॉजिकल नीड्स। ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेज। बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान किसी भी इंसान की बेसिक ज़रूरत है। तो साइकोलॉजिकल नीड्स में आते हैं हमारी ब्रीदिंग, सांस लेना, खाना, पानी, घर, कपड़े और नींद। ये 6 चीज़ें आती हैं हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स में। फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी इंडिविजुअल कोई भी काम करता है, सबसे पहले ये 6 नीड्स को पूरा करने के लिए अब उसकी ये ज़रूरतें पूरी हो जाती है ना, उसके बाद वो मूव करता है अपने सेकंड स्टेज पे, जिधर उसे होता है अपनी हेल्थ के बारे में कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरे पास नौकरी हो, प्रॉपर्टी हो, परिवार हो और सोशल स्टेबिलिटी हो। ये 5 चीज़ों पे वो करता है वो सेकंड स्टेज पे। उसके बाद वो मूव करता है अपनी थर्ड स्टेज पे, जिसमें कहते हैं ना कि इंसान की इच्छाएं पूरी कभी नहीं होती। उसे एक चीज़ मिल जाती है, फिर दूसरी चाहिए, फिर तीसरी चाहिए। इसी तरीके से उसने 2 स्टेजेस अचीव कर ली, तब उसको ज़िंदगी में और क्या चाहिए। अब उसे दोस्त बनाने हैं, फैमिली बनानी है बड़ी, इंटीमेसी चाहिए, सेंस ऑफ कनेक्शन है। अब उसको अपने रिलेशंस बनाने हैं, सोसाइटी में रिलेशन बनाने हैं, अपना भाईचारा चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए। अब उसे ये सब भी मिल गया। अब उसको फोर्थ स्टेज पे आना है। फोर्थ स्टेज पे एक इंसान को क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए कि चलो उसने भाईचारा तो बना लिया, अब उसमें कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस हो, मैं अच्छा दिखूं, फाइनेंशियली अच्छा दिखूं। तो पहला उसे कॉन्फिडेंस चाहिए। अचीवमेंट चाहिए कि मेरे सामने वाला बंदा या फिर मेरा पड़ोसी ये कर रहा है तो मेरे को इससे 2 कदम आगे चल के अचीव करना है। रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स चाहिए कि वो चाहता है कि सामने वाला बंदा मेरी इज्जत करे। उसके बाद उसने ये चीज़ भी मिल गई, चलो उसको उसकी ये ज़रूरत भी पूरी होगी। तब उसको 5th स्टेज पे और क्या चाहिए, उसको चाहिए मॉरलिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनियसिटी, एक्सेप्टेंस की सोसाइटी में उसे एक्सेप्ट करे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें मेन होता है खुद पे वर्क करना, खुद को और अच्छा बनाना और बेहतर बनाना। और इसमें आ जाते हैं हम लग्जरी आइटम्स में आ जाते हैं, लग्जरी नीड्स में आ जाते हैं। तो हमने कौन कौन से 5 लेवल्स देखे, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये 5 स्टेजेस रहती हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिशिएंसी नीड्स। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना कि किसी भी ह्यूमन की नीड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डेफिशिएंसी नीड्स और ग्रोथ नीड्स। अब उसी के एग्जांपल्स डेफिशिएंसी नीड्स में कौन सा आता है, हमारा पहला जो हमने पढ़ा था, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस एंड लव एंड एस्टीम। ये आते हैं हमारे डेफिशिएंसी नीड्स में कि किसी इंसान की भूख, कंफर्ट, फिर आउट ऑफ डेंजर कि उसकी फैमिली और वो घर परिवार सेफ रहे। उसके बाद एफिलेटेड विद अदर्स भी एक्सेप्टेड, उसकी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे, उससे प्यार करे। उसके बाद अपने अचीव करे अपने गोल्स को, वो और ज़्यादा तरक्की करे। ग्रोथ नीड्स में क्या आता है, कॉग्निटिव, टू ग्रो, टू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्लोर, उसे और ज़्यादा चीज़ों को जानना है और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। एस्थेटिक की चीज़ों को, सिमेट्री, ऑर्डर एंड ब्यूटी को, अब वो उन सब चीज़ों में जानना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, धीरे धीरे लग्जरी चीज़ों पे पर्सन मूव करेगा जब उसकी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो अपनी ब्यूटी पे वो ध्यान देगा, अपने कपड़ों पे ध्यान देगा, वो ब्रांडेड क्लोथ्स पहनेगा, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड वॉच का यूज़ करेगा, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, टू फाइंड सेल्फ फुलफिलमेंट एंड रियलाइजेस वंस पोटेंशियल, अपनी इच्छाओं को वो पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। सेल्फ ट्रांसेंडेंस, टू कनेक्ट टू समथिंग बियॉन्ड द ईगो और टू हेल्प अदर्स फाइंड सेल्फ फुलफिलमेंट एंड रियलाइज देयर पोटेंशियल्स। अब जब उसकी खुद की ज़रूरतें पूरी होने लग जाएंगी तब वो अपनी ईगो के अगेंस्ट में किसी को देखेगा, फिर वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। पहले उसने खुद की हेल्प की, खुद की इच्छाएं पूरी की, खुद का सब किया, उसके बाद वो सामने वाले के लिए भी कुछ करने की कोशिश करेगा
टू हेल्प अदर्स फाइंड सेल्फ फुलफिलमेंट एंड रियलाइज देयर पोटेंशियल्स। खुद के पोटेंशियल को रियलाइज़ करेगा। खुद का कहते हैं कि हमने किसी को दान दिया तो हमें खुद को अच्छा लगता है, तो वो इन चीज़ों पे आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है। आगे आपको यही फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, स्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, इन सब की और डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने को मिल रही है स्क्रीन पे। मैं एक बार शो कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो। वैसे मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी इसके बाद ये थोड़ा सा और पार्ट ख़त्म। इसी का ही आगे ये और डिटेल एक्सप्लेनेशन है। बाकी हमारा यूनिट नंबर 4 यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो इसी के साथ हमारा पेपर नंबर 4 का यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी पेपर नंबर 4 की यूनिट नंबर 5। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।